सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द करेंट अफेयर्स क्लासेस। करेंट अफेयर्स क्लास को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में करते हैं बिकॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ द करेंट अफेयर्स इन द यूपीएससी एज वेल एज पीसीएस इज वेरी क्रूशियल एंड वेरी सिग्निफिकेंट, एंड दैट्स व्हाई वी ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द स्टैटिक पार्ट ऑफ द यूपीएससी एज वेल विद इन आवर सिलेबस एज वेल। ठीक है ना, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है डिमांड है कि यू हैव टू बी कीप अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स, एंड मोस्ट ऑफ द स्टैटिक पार्ट यू हैव टू कनेक्ट विद द करंट अफेयर्स। पॉलिटी हो, इन्वायरमेंट हो, ज्योग्राफी हो, इवन इंटरनेशनल रिलेशन हो, तो टोटली करंट अफेयर्स है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, टुडे वी हैव नियर अबाउट 18 टॉपिक टू डिस्कस। वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन। जो पहला टॉपिक है दैट इज द क्लाइमेट चेंज का मीटिंग चल रहा है अजरबैजान में, Baku, that is the capital of the Azerbaijan. That is mainly for the reducing the greenhouse emission, greenhouse gases. Okay. greenhouse gases and air polluting gases में difference था, एक दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था। What is main difference? ग्रीन हाउस गैस का हेल्थ पे नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा डायरेक्ट। अगर वी विल इनहेलिंग द CO2 देयर इज नो नेगेटिव इम्पैक्ट, लेकिन जो एयर पोल्यूटिंग गैसेज होते हैं, जैसे स्टबल बर्निंग चल रहा है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10 काफी न्यूज में है, दिल्ली का डेली न्यूज पे आ रहा है कि वहां पे एक कंडीशन के सीवियर कंडीशन में है पोल्यूशन, तो वो आप इनहेल करते हैं, देन देयर विल बी द रेस्पिरेटरी एंड द अदर डिजीजेस। ओके, ग्रीन हाउस का है कि दैट विल इम्पैक्ट द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इम्पैक्ट करेगा। जो ये बाकू में जो अभी चल रहा है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द ग्रीन हाउस गैसेज, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग द आउटकम ऑफ दिस। दिस इज पार्ट ऑफ GS पेपर 3 इन्वायरमेंट। Then we will discuss that the central government extend ban on the ULFA. ULFA is insurgent group that demand for the separate Assam. जो लोकल असामीज हैं काफी दिन से बैन है, 1990 से ही बैन करके रखा है, कंटिन्यूअसली बैन को एक्सटेंड करते हैं कि 5 साल के लिए बैन किया, फिर आगे 5 साल एक्सटेंड किया। UAPA जो हमारा रूल है, अंडर द वी प्रिवेंट द एनी ऑफ द एंटी सोशल एलिमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। UAPA के थ्रू अगर वहां पे अरेस्ट होता है उसमें बेल नहीं मिलता है, हमने पढ़ा था। अभी का इंपॉर्टेंट केसेस लाइक द उमर खालिद को बंद करके रखा है, JNU स्टूडेंट अंडर UAPA, तो इसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। एंड अंडर सेम लॉ वी डिक्लेयर द ऑर्गेनाइजेशन एज द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बैन करते हैं। देन वी विल सी दैट द बलवंत रजौना मर्सिपली, बलवंत रजौना एक खासकर जो खालिस्तानी मूवमेंट, सेपरेट पंजाब, सेपरेट सिख के लिए एक सेपरेट स्टेट की बात होती है, डिमांड होता है, उसी के ये मेंबर थे, और ही किल्ड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब एट 1995। 1995 में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे बेअंत सिंह, उनको मारा था। उसी के केस में इनको फांसी की सजा है। फांसी की सजा को मस्सी पिटीशन के थ्रू हम रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। मस्सी पिटीशन का जो पावर होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। तो वी विल बी डिस्कसिंग कि कैसे मस्सी पिटीशन यहाँ पे काम करता है। दिस विल बी पार्ट ऑफ GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी क्योंकि इंटरनली हमारे देश को खतरा है ना सिसीड करने का, जैसे नागालैंड का है, बीच में हम देख रहे थे पंजाब का था, कश्मीर का था, ऐसे ये भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो दिस विल बी पार्ट ऑफ GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी। इट विल बी आल्सो पार्ट ऑफ द GS पेपर 2 पॉलिटी। पॉलिटी में जो प्रेसिडेंट का पावर होता है, अंडर दैट वी विल बी स्टडिंग द दिस एज वेल। गवर्नर का भी पावर होता है स्टेट लेवल पे मर्सी देने का, पर वो पार्डन नहीं दे सकता है। गवर्नर एंड प्रेसिडेंट अपने अपने लीगल जो ज्यूरिडिक्शन होता है उसमें ही मर्सी पिटीशन देते हैं। प्रेसिडेंट का ऑल इंडिया लेवल पे होता है, कोई भी लॉ को दे सकते हैं। स्टेट का जो गवर्नर है दैट विल बी ओनली फॉर द स्टेट लॉ, और स्टेट का ज्यूरिडिक्शन होगा उसके अंडर में ही कर सकते हैं। Then we will study the secular socialist to stay in the constitution's preamble. जो हमारा जो फर्स्ट समरी ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल है। प्रियम्बल में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो फाउंडिंग फादर या फाउंडिंग मदर, ठीक है हम फादर कहते हैं क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उस पर आज एक आर्टिकल भी है कि वाई नॉट मदर। ओके, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा था, उन्होंने जो इमेजिन किया था, जो फिलॉसफी उन्होंने सोचा था कि देश ऐसा बनेगा, वो हम प्रियम्बल से जान पाते हैं। प्रियम्बल में पहले सेक्युलर एंड सोशलिस्ट नहीं था, बाद में उसको ऐड किया गया था, तो उस पर कंटिन्यूअसली डिबेट है कि इसको फ्रॉड करके ऐड किया गया, इसको हटा देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में हमेशा ये केसेस जाती हैं और ये होता है कि इसको हटा दिया जाए। उसी पे एक और केस है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सेक्युलर एंड सोशलिस्ट कोर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको नहीं हटाया जा सकता है। भले वो स्टार्टिंग में लिखा नहीं गया था, वो अलग मैटर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉट ऑफ आर्टिकल्स आर देयर दैट इज वेरी एक्सप्लिसिट दैट द सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म वाज अ कोर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो रहा है? So it will be part of GS paper 2 preamble. Then we will see that the central government announced 1.435 crore PAN 2.0 प्रोजेक्ट। अब PAN से डायरेक्ट जोड़ के हम किसी भी बिजनेस का आइडेंटिटी देख सकते हैं, उसका ट्रेस कर सकते हैं कि कितना उन्होंने इनकम टैक्स फाइल किया है, क्या फ्रॉड है, क्या ब्लैक मनी है। तो इस प्रोजेक्ट को हम और ज़्यादा इम्पेटस देना चाहते हैं ताकि डिजिटाइज हो जाए। सारे जो बिजनेस हैं, जैसे बिजनेस जो शहरों में है वो तो डिजिटाइज है, लेकिन जो अगर एमएसएमईज हैं जो छोटे लेवल पे हैं, उनके पास अभी भी डिजिटाइजेशन नहीं है, उनका अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से जो एक्सेसिबिलिटी है लो है। तो उसी को हम बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। Then we will see that the constitution is still tribulated so India's way। तो ये डिटेल डिस्कशन है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके का सोसाइटी बनाना चाहता था। जैसे कि इक्वालिटी हम लाना चाहते थे, भाईचारा फ्रेटर्निटी लाना चाहते थे, जितना भी हमारा इकोनॉमिक डिसपेरिटी है उसको हटाना चाहते हैं। तो उस पर टोटल डिस्कशन है कि क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन के लाना चाहते थे और किस जगह पे अभी पहुंचे हैं। जैसे हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं, सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं, ऐसे ही हम लिबर्टी की बात करते हैं कि जितनी भी है हमें फ्रीडम दिया जाए ताकि हम अपनी पर्सनालिटी को निखार सकें। तो उस सब पे इस पे काफी अच्छा डिस्कशन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन वी विल अगेन कॉन्स्टिट्यूशन पे ही है कि फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि फाउंडिंग फादर, जो मैंने वर्ड ही यूज किया था, यही एक पैट्रियार्कल है कि फादर क्यों, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था वीमेन भी थी, लेकिन द वे वी से द थिंग उसमें दिखाता है कि मेल डोमिनेंस है। तो इस पे टोटल डिस्कशन है कि कैसे फेमिनिस्ट जो कंटेंट है, जो उसके पार्ट है, वो कैसे हम बाहर लेके आए, उसको कैसे हम मोर डोमिनेंट बनाए। ठीक है, तो उस पे काफी अच्छा आर्टिकल है, उसको भी हम देखेंगे। दिस कैन बी यूज इनटू द एस्से एज वेल। एस्से में काफी इस तरीके का फिलोसफिकल क्वेश्चन आता है, तो यू कैन यूज ऑल दिस थिंग। रिटर्न टू एक्शन, ये अगेन जो COP 29 बाकू में चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज को लेके जो दो देशों के बीच में डिवीजन है। दो देश क्या है, दुनिया के जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो अलग हो गए और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बीच में जो डिवाइड है। डेवलप्ड वर्ल्ड से डेवलपिंग वर्ल्ड पैसा मांग रहे हैं ताकि वो मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन के लिए प्लान ला सकें, क्लियर, एंड उनसे फंडिंग मांग रहे हैं। फंडिंग के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी भी मांग रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हो ताकि हम एडॉप्ट कर सकें। टेक्नोलॉजी क्या, या कोई भी अगर आप देखा जाए कि जो भी टेक्नोलॉजी पहले से यूज हो रहा है वो लेस एफिशिएंट होता है, जैसे कि उससे जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं ज़्यादा एमिट होते हैं। जैसे हम नॉर्मली किससे एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, कोल से, कोल ही जला के बनाते थे टरबाइन को घुमा के। कोल से ज़्यादा एनर्जी एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेज, तो हम उसको सोलर में चेंज करना चाहते हैं, विंड में चेंज करना चाहते हैं, पर विंड के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमारे पास नहीं है। विंड अगर आप एनर्जी बनाते हैं तो टरबाइन के साथ साथ आपको उसको स्टोरेज के लिए भी फैसिलिटी चाहिए, और स्टोरेज ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेनेबल हो। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। वी आर ट्राइंग टू गेट इट फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड। डेवलप्ड वर्ल्ड के पास ऑलरेडी दे आर रिसर्चिंग, तो हम चाहते हैं कि वहां से फंडिंग भी हो और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो। तो उस पर यहाँ पे फिर से डिस्कशन है। मोरल स्टैंड यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। अभी इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ ICC जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो एक सम्मन निकाला है, वारंट निकाला है फॉर द अरेस्ट ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर एंड देयर डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने जो गाजा में किया है उसको वो वार क्राइम ठहरा रहे हैं कि वहाँ पे जो बच्चों को मारा है, जो महिलाओं को मारा है, विमेंस को, और वहाँ के पे जनवरी में फूड एंट्री को भी रोक दिया था। तो भूखमरी की सिचुएशन थी, जहाँ से इजिप्ट साइड से जाता था या जो इजराइल साइड से एंट्री था, जैसे अब गोरखपुर में है, रोड आते हैं चारों तरफ से, अगर चारों तरफ बैन लगा दिया जाए कोई भी ट्रक एंट्री से,
तो बाहर से जो सामान होता है, ऐसा तो है नहीं कि गोरखपुर सेल्फ सफिशिएंट है, सब कुछ यहीं प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे भूखमरी का कंडीशन आ जाएगा 2 3 4 महीने बाद, जब सारा यहाँ का अनाज और सारा कुछ खत्म होगा। तो ऐसा कंडीशन गाजा में भी उन्होंने जनवरी फरवरी मंथ में उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया था। तो उसके लिए भी जो दोषी ठहराया जा रहा है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को ठहराया जा रहा है। तो यहाँ मेन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और इंटरनेशनल एक दूसरा कोर्ट क्या है इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल उसका भी नाम है कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल आईसीजे कितना पढ़ा था, दैट इज द पार्ट ऑफ द यूएन। ओके, देन वी विल स्टडी दैट द स्टबल बर्निंग एंड द सैटेलाइट डेटा। ये स्टबल बर्निंग क्या, न्यूज में काफी जो डंठल बन जाता है उसको जलाते हैं तो उससे ग्रीन हाउस गैस एंड डिफरेंट पोल्यूटिंग गैस भी निकलता है। तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में डेटा देना होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है कमीशन फॉर द एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट, वो डेटा देता है सुप्रीम कोर्ट को, खासकर दिल्ली के आसपास के जितना भी एरिया है, दिल्ली हुआ, राजस्थान हुआ, वेस्टर्न यूपी हुआ, हरियाणा हुआ, यहाँ पे जितना भी एयर पोल्यूशन होता है उसका डेटा इकट्ठा करना होता है बाय द सैटेलाइट्स एंड डिफरेंट अदर मेथड, और सुप्रीम कोर्ट को देना होता है कि पोल्यूशन कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। हमने पाया है कि जो ये बॉडी है कमीशन फॉर द एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट, उन्होंने जो डेटा दिया है उन्होंने ये दिखा है कि पोल्यूशन कम हुआ है, जो जलने का स्टबल बर्निंग है कम हुआ है। लेकिन और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिपेंडेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा सर्वे किया है, उसमें ये पाया है कि पोल्यूशन बढ़ा है। अब पोल्यूशन इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो ये कमीशन फॉर द एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट है वो सैटेलाइट का यूज करते हैं। अब फार्मर्स को ये पता चल गया है कि सैटेलाइट कब उस एरिया में फोकस करता है। जैसे सैटेलाइट का क्या होता है, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट चक्कर लगाता है, और यहाँ का डेटा कब देगा, जब यहाँ के ऊपर रहेगा तभी, जब वहां से पास होगा तभी तो डेटा आएगा। जैसे सैटेलाइट गोरखपुर के ऊपर से जा रहा है, या तो आप बहुत से मल्टीपल सैटेलाइट लगाइए, अगर सिर्फ एक सैटेलाइट का सिस्टम है तो जब डेटा आप तभी कलेक्ट कर पाएंगे जब इस एरिया से वो पास कर रहा हो। यहाँ से यहाँ जाएगा फिर यहाँ चला जाएगा तो यहाँ का डेटा थोड़ी दे पाएगा, इमेज नहीं दे पाएगा ना। तो ये जो सैटेलाइट है वहाँ के जो फार्मर्स है उनको आइडिया चल गया है कि कब ये सैटेलाइट पास होता है, 1 बजे के आसपास पास होता है, तो वो जो भी बर्निंग होता है 1 बजे एकदम बुझा देंगे, और जो भी ये जलाने का काम करते हैं वो 3 बजे 4 बजे स्टार्ट करते हैं, फिर वो 7 8 बजे तक करके फिर बंद कर देते हैं। तो सैटेलाइट सही डेटा नहीं दे पा रहा है, यही यहाँ पे मेन डिबेट है। वी विल सी दैट द कैबिनेट अप्रूव नेक्स्ट फेज ऑफ द अटल मिशन फॉर द इनोवेशन। जैसे हम चाहते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी आए तभी तो हमारा बिजनेस मोर कॉम्पिटेटिव हो पाएगा, या ज्यादा हम इफिशियंसी लाने के लिए अपने बिजनेस में क्या करना चाहते हैं, इनोवेशन लाना चाहते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट एक अलग से प्रोग्राम चला रही है, दैट इज द अटल मिशन फॉर द इनोवेशन। इसके लिए गवर्नमेंट काफी इंफेसिस कर रही है, और कितना इसमें फंडिंग है वो उसको हम देखेंगे। देन वी विल सी दैट द नेशन मीट टू आयरन आउट ट्रीटी टू कर्व प्लास्टिक। अभी यहाँ पे चल रहा था अजरबैजान में, दैट इज ऑन द दिस ग्रीन हाउस गैसेज। प्लास्टिक को भी कम करने के लिए हम अलग से एक ट्रीटी चला रहे हैं, उसका भी मीटिंग आने वाला है, तो उस पर डिस्कशन है कि व्हाट वी वांट टू डू एंड व्हाट इंडिया हैव अचीव। जैसे इंडिया ने जो 1 यूज प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया था 2022 में, तो ये आपको जानना चाहिए क्योंकि दैट कैन बी आस्क्ड इनटू द पीसीएस। ओके, लेकिन जो मल्टीपल यूज है, जैसे कि आप अपना टिफिन यूज करते हैं उसमें प्लास्टिक होता है, तो एक बार यूज करके तो फेंकते नहीं है, तो उस पर बैन नहीं है। लेकिन जो पॉलीथीन हम लोग जाते हैं सब्जी लाने या दुकान पे, वो बैन कर दिया था 2022 में, लेकिन उसको स्टेट गवर्नमेंट नया नया लॉ लाके उसको बाईपास करके चला देती है कि उस बैन को वो थोड़ा सा डाइल्यूट कर देती है, और उसको सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, इसीलिए आपको अभी भी प्लास्टिक दिखता है। लेकिन जो हम लोग वन चांस जो यूज करते हैं वो अभी लीगली नहीं उसको परमिटेड। Then we will see that the Bhutan pitches Jelefo as the biggest cooperative project. भूटान में इंडिया के हेल्प से हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं दैट कैन हेल्प इनटू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द भूटान, और वो असम वाले बॉर्डर पे है। मैक्सिमम फंडिंग इंडिया से हो रही है, जैसे वहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से एयरपोर्ट बना रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, और रोड्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ हम ही क्रिएट कर रहे हैं। तो भूटान हमसे सहायता चाहता है, हम कर भी रहे हैं। तो उसी पे डिस्कशन है कि अभी भूटान के प्राइम मिनिस्टर दैट इज ऑन द विजिट टू द इंडिया। अभी इंटरनेशनल ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस चल रहा है दिल्ली में, तो उसी में ये मीटिंग है, उसमें क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो यू शुड रिमेंबर दिस, जेलेफू ये जगह का नाम है, साउदर्न भूटान में है। तो इंडिया भूटान के रिलेशन में आपको ये नया अपडेट है, यू शुड रिमेंबर दिस। 5 स्टेट आर एट टू पब्लिश द ड्राफ्ट रूल्स ऑन द लेबर कोड। लेबर कोड
4 रूल्स हैं, 4 रूल्स मतलब 4 एक पहले लेबर पे करीब सैकड़ों रूल्स थे और सैकड़ों रूल्स होने के कारण कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता था तो उसको काफी दिक्कतें आती थी, उसे 100 जगह जाके परमिशन लेना पड़ता था कि आप जो लेबर है उसके हेल्थ का ध्यान रखते हैं कि नहीं, उसके लिए आपने क्या किया है, उनका जो वेज है वो सही है कि नहीं, उनका जो टाइमिंग है वो कैसा है, उनका जो इंश्योरेंस कवरेज है वो सही से हुआ है कि नहीं, वो हर बार जाके आपको गवर्नमेंट ऑफिसर से जाके परमिट लेना पड़ता था। तो वो काफी, आप जितने बार गवर्नमेंट ऑफिस के पास जाएंगे ऑफिसर के बाद, यू हैव टू पे ब्राइब, वहां पे ब्राइबरी बढ़ेगी और वहां पे बिजनेस को क्या होता था, ईज ऑफ डूइंग में थोड़ा सा दिक्कत आता था। ईज ऑफ डूइंग क्या है कि आप एक बार जाए परमिट लेने के बाद यू शुड स्टार्ट योर वर्क। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस सैकड़ों जितने भी लेबर लॉ थे उनको इकट्ठा करके 4 कोड बना दिया और 4 कोड को कहा कि स्टेट को इंप्लीमेंट करना है। लेबर इज द पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है कि वी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दिया गया है और 3 लिस्ट ने पावर को डिवाइड किया है कि क्या यूनियन के पास रहेगा, क्या स्टेट के पास रहेगा। और कॉन्करेंट लिस्ट जो तीसरा लिस्ट है उसमें यूनियन एंड स्टेट दोनों बना सकते हैं। यूनियन क्या करता है कि मॉडल लॉ बना के देता है और जो स्टेट्स होते हैं वो एडॉप्ट कर लेते हैं, उसी के अनुसार आसपास का लॉ बना लेते हैं। दैट इज द फ्रेमवर्क। लेकिन इसको अभी भी नियर अबाउट 5 स्टेट ने अभी भी इस पे प्रॉपर तरीके से लॉ नहीं पास किया है, उसी पे इस पे डिस्कशन। देन वी विल सी दैट द यूके इज द जनरेशनल मिशन इन द इंडो पैसिफिक। तो यूके, अभी हम देख रहे थे क्वाड मिशन चला रहे थे हम लोग। क्वाड में कौन कौन कंट्री, रसिया तो नहीं, जापान है। हाँ, रसिया के विरोध में है ना, रसिया तो थोड़ा सा, चाइना एंड रसिया दे आर अलाइनिंग विद अदर। तो यहाँ पे इंडिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूएस हो गया। मैप में आप देख सकते हैं। और किसको हम टारगेट कर रहे हैं, चाइना को टारगेट कर रहे हैं। मेन टारगेट इज द चाइना। ओके, वैसे हम कह नहीं रहे हैं लेकिन जो हमारा ग्रुपिंग है उसको देख के यही लगता है कि चाइना है। यूके भी इसमें ऐड आना चाहता है क्योंकि यूके का भी सिग्निफिकेंट रोल है इनटू द मैरी टाइम सिक्योरिटी। उसको भी तो लगता है कि मैरी टाइम में वो भी फ्री एंड फेयर जो ट्रेड रूट है बना रहे, जो वहाँ पे जितने भी लॉज है इंटरनेशनल लॉ वो मिलिट्री के दम पे नहीं, एक फेयर मैनर में सब कुछ फॉलो करे। चाइना अपना दिखाने लगता है जब भी उसके एरिया में होता है, जैसे साउथ चाइना सी को लेकर डिस्प्यूट है, फिलीपींस के कई आइलैंड को वो कह रहा है कि मेरा है, जापान के कई आइलैंड को वो कह रहा है मेरा है। तो इसी पे है कि यूके आल्सो वांट टू ज्वाइन द इंडो पैसिफिक का जो हमारा ग्रुपिंग है उसको। यहाँ पे इसके बाद दिस न्यूज आर फ्रॉम द स्पोर्ट न्यूज। डिंग स्क्रिप्ट विन फील्ड विद द सरप्राइज इन द ओपनर। तो ये अभी चेस चल रहा है, चेस का फाइनल चैंपियनशिप का है। तो पहला जो अभी ट्रॉफी का 13-14 मैच होते हैं चेस में, पहला जो स्टार्ट हुआ उसमें जो चाइनीज पिछले साल के चैंपियन भी रहे उन्होंने लीड बनाया है जीत के। तो इंडिया का कौन है इस समय, गुकेश है, गुकेश के खिलाफ उनके ये मैच। बाउंड्री लैब विंस द बेस्ट स्पोर्ट बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो बाउंड्री लैब, दिस इज द बुक एंड दिस इज ऑन द लाइफ ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द साक्षी मलिक। साक्षी मलिक का नाम सुना है आप लोगों ने, ओलंपिक में अभी जीता था, पैरा ओलंपिक। तो उनकी की ऑटोबायोग्राफी थी। अभी हरियाणा में इलेक्शन में भी काफी ये लोग न्यूज में थे। ये इनकी जो विनेश फोगट थी, इलेक्शन भी लड़ा है, जीता भी है। ये आपस में बहनें लड़ रही थी, इसी के नाम, इन्हीं के पे तो वो दंगल मूवी है, दंगल मूवी, ये फोगेट सिस्टर्स, तो उन्हीं के साथ इनका भी था। वो फोगेट सिस्टर में नहीं है लेकिन सी वाज द सपोर्टिंग द विनेश। अभी बात ये अभी आपस में लड़ लिए हैं तो ये भी अभी एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। देन वी विल सी दैट द टॉक्सिक चैलेंज वेट फॉर द 2025 आफ्टर द COP29। तो वही है डिस्कशन कि इसके बाद से जो है कि COP29 तो हो गया बिना किसी उसके, लेकिन अभी भी जो मैटर है वो और डार्कर साइड में जा सकता है क्योंकि यूएस का इलेक्शन हुआ है, ट्रंप जीते हैं। ट्रंप इज नॉट एक्सेप्टिंग द ग्लोबल वार्मिंग एज ए ट्रू। वो कह रहे हैं वो हॉक्स है, झूठ मूठ में डराने के लिए फैलाया गया है और यूएस से लोग पैसा मांगना चाहते हैं। दैट इज द मेन थिंग। तो इस पे अभी भी डिस्कशन चल। ओके, सो